Hi guys, how are you all? Thank you so much for watching my last video and showing interest in that. So as promised, here I am with the NDPS Act. और सबसे पहले आज का एक छोटा सा वीडियो ये होगा जिसमें पर्पस और एप्लीकेशन केस की बात करेंगे. एज वी नो दैट दिस वीडियो इज़ फॉर बिहार एपीओ मेंस. तो थोड़ी सी इसमें डिटेल्ड और पर्पस को कैसे लिखना है, हाउ टू मेक योर आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इस पे बात करेंगे हम. ओके, सो एज वी कैन सी, सबसे पहले नाम देखेंगे एक्ट का. इट इज़ नारकोटिक द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. एक्ट नंबर है इसका 61 ऑफ 1985. अगर ये प्रीलिम्स होता तो प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ाई कर रहे होते, जैसे एमपी एडीपीओ में आता तो इसको एक्ट नंबर रिक्वायर्ड होता. एसेंट की डेट जो कि 16 सितंबर है, ये भी पढ़नी रिक्वायर हो जाती. तो खैर फ़िलहाल अभी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सबसे पहले हमारा काम है इसमें पर्पस को देखना. फिर आप लोग चाहोगे तो वी कैन टेक अ डिफरेंट सेशन ऑन विद प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. उसमें अलग तरीके से देखना होता है कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए. एंड देन देयर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेंस, स्लाइटली डिफरेंट, नॉट होली डिफरेंट. ठीक है, तो इसमें फोकस हमारा ये होगा कि अपने आंसर्स को दूसरे से कैसे डिफरेंट बनाना है. सबसे पहले ये चीज़ होगी. ओके, तो इसके लिए पर्पस हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है. तो कोई भी एक्ट जब लेजिस्लेचर ले आती है तो कुछ उसका ऑब्जेक्ट होता है दैट वी हैव टू केटर टू, कुछ उसका मिसचीफ होता है दैट वी हैव टू सॉल्व. ओके, एज वी कैन सी इंटरप्रिटेशन में जब देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस एक्ट का पर्पस था द एनडीपीएस एक्ट 1985. द पर्पस वाज टू, पहला क्या पर्पस था इसका, कंसोलिडेट एंड अमेंड. अब कंसोलिडेट करने की बात कर रहा है जब, तो इसका मतलब पहले से कुछ तो होगा जिसको हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करना है. तो येस यू आर राइट, पहले से हमारे पास ओपीएम एक्ट्स वगैरह थी पहले से, जिसको आगे आई बिलीव कहीं तो मैंशन होगा. ठीक है, 1930 एंड ऑल, ये सारे एक्ट्स थे. उसको क्या किया ना कि बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स हो रहे थे, उसको कंसोलिडेट करके एक में मिला दिया. एंड अमेंड, उन वो जो पहले से लॉज होंगे उनको क्या किया, नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड, उसको ये क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए. दूसरा पर्पस है हमारा टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, दैट इज़ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाना है. किस चीज़ के लिए, कंट्रोल के लिए और रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस. क्या चीज़ से रिलेटेड, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से. दूसरा हमारा क्या पर्पस है कि इसमें बनाना है स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाना है, इसके कंट्रोल और रेगुलेशन से, ऑपरेशन से रिलेटेड कंट्रोल और रेगुलेशंस का. ठीक है, ये हमारा दूसरा पर्पस हो गया. तीसरा जो कि 1989 के अमेंडमेंट से आया था, जैसे कि हम लोग पीएमएलए में या फिर गैंगस्टर्स वाले एक्ट में भी हमने देखा था यूपी एपीओ मेंस के टाइम पे, और भी बहुत सारे एक्ट्स में क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को ही फॉरफीचर कर लेते हैं, उसको सीज़ कर लेते हैं, ताकि उससे क्या होगा ना कि एक जैसे जिसको बोलते हैं टू निप इन द बड, वो क्राइम को रोकने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को ही रोक लो, उसको इकोनॉमिकली फिनेंशियली उसको वीक कर दो. तो इस चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वो क्राइम हो. हम देखते भी हैं जैसे क्राइम हो या फिर कुछ भी, तो इसमें 1989 में ये ऑब्जर्व करते हुए कि क्राइम ज़्यादा है तो फिनेंशियली उसको वीक करने के लिए फॉर फीचर का भी कॉन्सेप्ट हमने इसमें ला दिया. ठीक है, तीसरा पर्पस इसका ये था, कौन सी प्रॉपर्टी, वो जो डिराइव की गई थी इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से, या तो यूज़ की गई थी उसमें या फिर ये डिराइव की गई थी. ठीक है, दो चीज़ें इसमें, या तो उससे डिराइव किया हमने या फिर ऐसी किसी प्रॉपर्टी को जिसको हमने इसमें यूज़ किया हुआ है. उसके बाद से चौथा क्या हमारा पर्पस था कि इसको इम्प्लीमेंट करना. क्या इम्प्लीमेंट करना था इसमें, ऑब्वियसली जब भी कोई एक्ट आता है तो कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल रीजन से भी आता है. इसमें कन्वेंशंस होते हैं कि हाँ भाई ड्रग्स पे रोक लगानी चाहिए एंड ऑल. तो उसके ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए थे नारकोटिक ड्रग्स पे और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे, ये हमारा चौथा हो गया कि उसको उस इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में, जैसे इंटरनेशनल लॉ होता है फिर उसको प्राइवेटली अपने यहाँ उसको इम्पोज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको लॉ बनाते हैं. उसके बाद से क्या, इसको उसके अलावा जो भी इससे मैटर्स कनेक्टेड देयर टू होंगे, इसके साथ जो भी मैटर्स कनेक्ट हो जाएंगे प्राइमरीली,
उनसे भी ये डील करेगा। ओके, फिर आता है एप्लीकेशन, इसका देखेंगे तो इसमें एप्लीकेशन अब देखेंगे तो इट्स लाइक आईपीसी और इसको बीएनएस कह सकते हैं, उसकी तरह इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको एक्ट को बोलेंगे एनडीपीएस एक्ट 1985, और इसका एक्सटेंट जो है दैट इज़ होल ऑफ इंडिया तो है ही, लेकिन क्योंकि ये क्या है, पेनल लॉ है, तो इसका सिटीजन्स आउट ऑफ इंडिया भी जो होंगे, जो यहाँ के सिटीजन्स होंगे उस पर भी होगा। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर दे मे बी, उसको भी इसी लॉ में हम लोग क्या करेंगे, पनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कंट्री का राइट होता है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी एंड टू प्रोटेक्ट इट्स प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसका राइट हो गया, उस पर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, किसी पर्सन को अगर इंडियन रजिस्टर्ड शिप है या एयरक्राफ्ट है तो वो जहाँ भी होगी उस पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो पनिश करेगा। ठीक है, हमने पर्पस देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया। अब तीसरी चीज़ देखते हैं कि ये एक्ट जब आया तो कुछ तो हमारा बेसिस रहा होगा ना, जैसे हम जुडिशियल एसेंस की बात करते हैं, पर्पस हम लिखेंगे, इसका एप्लीकेशन लिखेंगे, जब भी हमें लिखना होगा अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर कुछ भी, वी विल ट्राई टू इनकलकेट दोज पॉइंटर्स एटलीस्ट, कि पर्पस को हमने डाल दिया, एप्लीकेशन को हमने दूसरे तरीके से डाल दिया। एंड तीसरी जो चीज़ हमें डालनी होंगी इसमें, तीसरा जो मेंशन करना होगा अपने आंसर में, तो दैट वुड बी कि उसका बेसिस, उसका एसेंस क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। ठीक है, कि उसको आया कहाँ से, तो इस एक्ट को मिलता है, इस एक्ट को इनैक्ट करने का पावर जो मिलता है, इस एक्ट के लिए जो बेसिस मिलता है दैट इज़ क्या, आर्टिकल 21, दैट इज़ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। एज वी सी, हर सिटीज़न को ऐसा राइट है टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। और डिग्निफाइड लाइफ में ये क्या आता है कि नॉट जस्ट डिग्निटी में, अब क्या होता है कि एक दूसरे को भी डिग्निफाइड लाइफ देंगे। एंड वन पर्सन विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू इंटॉक्सिकेटिंग और अदर हैबिट्स ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। दूसरा क्या कि आर्टिकल 19 की फ्री ट्रेड एंड प्रोफेशन भले ही है, लेकिन उसमें जो क्लॉज है उसमें स्टेट को पावर है रिस्ट्रिक्ट करने का कि ट्रेड और प्रोफेशन को, कि वो अपने पास वो उसकी मोनोपोली रख सकता है फॉर सर्टेन रीजंस। तो जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें मेडिसिनल यूजेस के लिए इसमें अलाउ किया गया है, या फिर स्टेट के पास पावर है इसका। ठीक है, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ डीपीएसपी जो हमने बनाया था, दैट इज़ आर्टिकल 47, कि स्टेट के पास पावर क्या है, स्टेट की ड्यूटी क्या है डीपीएसपी में, और स्टेट को इनेबल कैसे किया गया है कि ये प्रोहिबिट करेगा कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो आर्टिकल 47 भी इसका बेस बन जाता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे ये बेस्ड है। अब हमने क्या देख लिया, इसका पर्पस देख लिया विच वॉज इम्पॉर्टेंट, कि क्या क्या इसमें क्या क्या कंसोलिडेट और अमेंड किया, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस प्रोवाइड किए। तीसरा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1989 के अमेंडमेंट से आई थी ये। चौथा हमारा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए था, और इससे जो भी मैटर्स कनेक्टेड थे उनके लिए ये आया था एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का हमने पर्पस देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया, और ये जुडिशियल हमने प्रिंसिपल देख लिया। अब इसके बाद से हम देखेंगे नेक्स्ट में डेफिनेशन देखेंगे। फ़िलहाल के लिए यू कैन चेक आउट एंड सी वेदर यू लाइक इट और नॉट, एंड प्लीज़ डू कमेंट, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। एंड I hope you will join me in this journey, Bihar APO mains के. Okay, so thank you.